हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और अभी हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी का अंतिम चैप्टर बचा हुआ था संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसके पहले मैंने 9 चैप्टर आपको पूरी पढ़ा रखा है और अगर आप नए जुड़े हैं तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में वो लिंक दिया हुआ है। साथ साथ देखिए, अभी एक नया सेक्शन केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया जो कि मॉर्निंग में चल रहा है। अभी इस पॉलिटी के समाप्त होने के बाद हमारी टीम और मैं डिसाइड करूँगा बात करके कि क्या अगला इनिशिएट किया जाएगा। उसके पहले तक आप देखेंगे कि लगातार हमने वीडियोज़ को काफ़ी गुणवत्तापूर्ण तरीके से दिया और देने की कोशिश जारी भी रहेगी। एक बात और आपको बताता चलूं, जो अभी चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसको मैंने अभी बोला संविधान की राजनीतिक दर्शन, इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा काम कैसे करी, संविधान सभा में कितनी डाइवर्सिटी थी, मतलब विविधता थी। आपको बताता हुआ चल रहा था कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए हैं अप्रत्यक्ष रूप से उनको अलग अलग प्रांतों से लाया गया। साथ साथ सभी धर्मों का, सभी जाति का, सभी दलों का प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे तो सबका प्रतिबिंब रहेगा, सबकी महत्वाकांक्षा को शामिल किया जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान एक ही बार बना और आज तक जीवंत है और आगे भी जीवंत बना रहेगा, क्योंकि सभी के भावनाओं का, सभी के आकांक्षाओं का, सभी के मनोकामनाओं का भंडार है संविधान। हम जब संविधान बना रहे थे तब भारत एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेजों से जीता था और हम जब आज़ाद हुए तो इसी संघर्ष की सारी परिस्थिति को अपने संविधान में पिरोने की भरपूर कोशिश की गई थी और इसी का आईना हमारे संविधान में आपको नज़र भी आता है। इसी वजह से फिर से कहूँगा कि हमारा संविधान जीवंत है और जीवंत रहेगा। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का राजनीतिक दर्शन है तो क्या है। दूसरी बात, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 1 जो कि मैं बताया था कि संविधान क्यों बना, संविधान कैसे बना और संविधान की जीवंतता कितनी है, ये चैप्टर 9 में मैं बताया। तो इन दोनों चैप्टर का मर्ज करके चैप्टर 10 है लगभग, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें फिलॉसफी जानना है, राजनीतिक दर्शन जानने हैं और एक एक करके हम शुरू करते हैं। अभी देखिए, संविधान का राजनीतिक दर्शन का पहला टॉपिक मैंने क्या ऑप्ट किया है, संविधान के दर्शन का आशय क्या है, मतलब ये है ही क्या। देखिए, इसका आंसर क्या दे रहा हूँ, किसी भी देश की संविधान, जो किसी भी देश का, जो किसी भी मुल्क का संविधान होगा, उस देश की सरकार और नागरिकों के कानूनी और राजनीतिक दस्तावेज होता है, ठीक है। इसका मतलब आपको पहले ही बताया कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी मुल्क को चलाने के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। साथ साथ किसी भी संवैधानिक बॉडी निर्माण की प्रक्रिया हमारे संविधान के कानूनी दस्तावेज में लिखी हुई है। अगली बात है, सरकार नागरिकों के मध्य संबंध को भी परिभाषित करता है। इसका मतलब सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, कैसे संबंध की बात कर रहे हैं ये। देखिए, सरकार का मतलब होता है, सरकार का मैं आपको बताया था 3 अंग, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताया था कि विधायिका होगा, दूसरी बात बताया था कार्यपालिका होगा और तीसरी बात बताया था न्यायपालिका होगा। तो इस सरकार में न्यायपालिका जाहिर सी बात है शामिल है। अब देखिए, तो सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध, आपको पता है फंडामेंटल राइट दिया हुआ है नागरिकों को और इस फंडामेंटल राइट के तहत अगर कोई भी कुछ करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 से, और आपको बताया था सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल नंबर 226 से। साथ साथ आपको DPSP दैट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। इसमें भी प्रावधान किया गया है कि सरकारें जनता के हित में काम करेगी, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में वाद्य योग्य नहीं है। ये सारी बातें आप पढ़े हैं। साथ साथ चुनाव कैसे होगा और चुनाव किसका होगा, इसकी भी प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट अगर टॉपिक को मैं उठाऊं तो वो है संविधान की दार्शनिक पहलू। अब देखिए, संविधान की दार्शनिक पहलू, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, लोगों की जीवन शैली कैसा होना चाहिए तथा नए भारत में नागरिकों के हित कैसा होना चाहिए। ये नया भारत और पुराना भारत का क्या मतलब हुआ। नए भारत का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, कैसे बनाया नया भारत, क्योंकि जो ब्रिटिश काल था, जहाँ तक मतलब 1947 के पहले तक को हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, उसके बाद को नया भारत कह सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि नया कानूनी प्रक्रिया लागू होता है हमारे देश में, इसीलिए बोल रहे हैं कि नए भारत में नागरिकों के हित कैसा होगा। नागरिकों का हित का सीधा सीधा मतलब है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा जब संविधान बना तो एक सफल संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान एक लंबे लड़ाई के बाद निर्मित हुआ। उसमें जनता की महत्वाकांक्षाओं का
प्रतिबिंबित किया गया है, उसे रखा गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी संविधान बनी है, क्योंकि जनता के हितों का ख्याल रखा गया है। संविधान के दार्शनिक पहलू क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि कौन हमारे देश का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। इसमें भी मैं आपको बताता हुआ था कि 5 तरह से आप नागरिकता ले सकते हो, लेकिन 3 तरह से नागरिकता आप गंवा भी सकते हो। अगली बात, अधिकारों की बात किया था कि 7 अधिकार दिए गए हैं आपको, लेकिन वर्तमान में 7 नहीं है बल्कि 6 अधिकार दिए हैं। समानता, इसका मतलब होता है, देखिए समानता के लिए मैं कहता हूं कि जैसे SC ST को आरक्षण दिया गया, तो इसका मतलब होता है सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए बल दिया गया है। साथ साथ स्वतंत्रता, आप देखिए आप स्वतंत्र हैं, आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। साथ साथ आपको सामाजिक स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता दिया गया है, आर्थिक स्वतंत्रता दिया गया है। आप सब तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ सीमित प्रावधान है। इतनी ही आप स्वतंत्रता अपनी उठाएं जिससे किसी अन्य की स्वतंत्रता बाधित ना हो। इस बात का खासा ख्याल रख के आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। न्याय का मतलब हुआ सबको समान अधिकार, समान न्याय मिलेगा। मतलब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो आपकी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। साथ साथ निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अभी आपको बता ही रहा था कि हमारे देश में चुनाव आयोग का निर्माण किया गया है, जो कि निष्पक्ष चुनाव करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होगा तभी किसी भी मुल्क में लोकतंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगली बात आपको अगर आप समझिएगा तो एक लिखा होगा शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक तो है हमारे देश में, लेकिन गणराज्य क्यों है? मैं आपको बताया था कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे देश में राष्ट्रपति का भी प्रावधान किया गया है, और राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री हमारे देश के वास्तविक प्रधान होते हैं। तो ऐसा देखिए, अगली बात क्या देखेंगे, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। बिल्कुल, संविधान अगर बना हुआ है तो लोकतंत्र में चेंजेज होगा, और वो चेंजेज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। संविधान बनाने से पहले हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया था, और वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से बताया हूँ मैं। अब सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद दिया गया था। इस तरह से संविधान सभा में अनेक समितियां बनाई गई। आपको मैं बताते हुए चला था कि 8 समितियां बनाई गई थी, और वो अलग अलग तरीके से काम करते थे। सभी समितियों में सभी संविधान सभा के लोगों के बीच सहमति आपसी नहीं बनती थी, तो वो निर्णय को खारिज कर दिया जाता था। हालांकि जब भी हमारा संविधान सभा काम किया, सबके बीच में एक सामंजस्यता की स्थिति को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताता हूँ कि संविधान सभा की मांग हुई थी, और मांग करने वाले थे नेहरू। आप संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले चुके हैं। अभी निर्वाचन की बात किया, लेकिन कैसा किया था वो भी बता दिया आपको। अप्रत्यक्ष रूप से इनका हुआ था निर्वाचन विधानसभा से। सभी दलों और सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए थे यहाँ पे। इससे क्या होगा, जब सभी दलों के और सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व रहेंगे तो जाहिर सी बात है सबकी महत्वाकांक्षा का ख्याल रखा जाएगा। इसका मतलब संविधान निर्माण में ये लोग जब शामिल हुए तो सत्ता को निरंकुशता होने से बचाएगा संविधान, अगर संविधान बना होगा। अगर प्रतिनिधित्व सभी धर्मों का है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए वो पॉजिटिव होगा। लोकतांत्रिक बदलाव में संविधान का महत्व है। देखिए कैसे, लोकतांत्रिक बदलाव में संविधान का महत्व का अगर पहला बात करूं तो सरकार निरंकुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए सरकार निरंकुश तब होता है जब सरकार अपनी मर्जी से काम करे। यहाँ पे सरकार संवैधानिक ढांचे के तहत काम करेंगे, संवैधानिक मर्यादा को समझते हुए काम करेंगे, तो वो निरंकुश नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या होगा, संविधान सरकार पर नियंत्रण करता है, ठीक ठाक नियंत्रण करता है, बिल्कुल ही करता है। तीसरी बात, जनहित में सभी फैसले होंगे। देखिए आपको पता होगा कि लोकतंत्र में आपको कई बार बताता हुआ चला कि जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, अर्थात यहाँ पे जनता शक्तिशाली है। हम समझ पा रहे हैं? इसी वजह से क्या बोल रहा है कि जनहित में सभी फैसले होंगे, क्योंकि अगर आप फैसले नहीं देंगे तो अगली साल चुनाव आप हार जाएंगे। इस वजह से जनता का ख्याल रखना जरूरी है। चौथी बात देखेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगा। बिल्कुल आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल नंबर 30, 29 और 30 दिया गया है, इसमें प्रावधान उनके लिए किया गया है। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल बनाता है संविधान लोकतंत्र को मजबूत। साथ साथ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, मतलब सोशल जस्टिस को बढ़ावा देता है। और किसी भी समाज में अगर सोशल जस्टिस नहीं होएगा तो वो समाज कभी भी फले फूलेगा नहीं। अगली बात मैं करूँगा, संविधान सभा की ओर मुड़कर देखें क्यों। अभी एक बात समझिए, थोड़ी देर पहले मैं आपको संविधान सभा का जिक्र कर रहा था।
आज के समय में बोला जा रहा है कि संविधान सभा की ओर मुड़कर वापस देखिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि संविधान सभा में झलक मिलेगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। साथ साथ आप देखेंगे संविधान निर्माण के समय कई बार तालमेल नहीं बनता था लोगों के बीच। अगर तालमेल नहीं बनता था तो ऐसे में जो भी डिसीजन आता था वो खारिज कर दिया जाता था। हालांकि इसके आगे मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरे टॉपिक में, ये सारी चीज़ आपके सामने कवर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे संविधान की राजनीतिक दर्शन। क्या है राजनीतिक दर्शन हमारे संविधान में? देखिए मैंने 7 पॉइंट को ऑप्ट किया है, आपको एक एक करके समझना होगा। सबसे पहले बोल रहा है व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है आपके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता? बिल्कुल स्वतंत्रता दिया गया है। आप देखेंगे आपके संविधान में बहुत सारे स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखेंगे बहुत सारे देशों में मताधिकार का राइट नहीं है, किंतु भारत में देखेंगे चाहे फीमेल हो या मेल हो या ट्रांसजेंडर हो, सभी वो लोग जो 18 या 18 से ऊपर वाले हैं वो वोट दे सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चला था कि यहाँ पे मतों का मूल्य क्या होता है? समान होता है। सभी के मतों का मूल्य समान होता है। सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस आपके समाज में है और सामाजिक न्याय के तहत सभी को समान न्याय का प्रावधान किया गया है। समझ पा रहे हैं? किसी को न ज़्यादा न कम, अगर गलती कोई किसी ने किया है तो सबके लिए सज़ा का प्रावधान एक ही है, कोई अलग अलग प्रावधान नहीं है। अगली बात देखेंगे आप धर्मनिरपेक्षता की, तो आपको पता होगा कि भारत चलता है किस बात पे? सर्व धर्म समभाव। इसका मतलब है सभी धर्मों का समान आदर करते हैं भारतवासी, ठीक है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसी प्रावधान किया गया है कि हमारे लिए सभी धर्म एक समान है, हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अगली बात देखिए संघवादी। संघवाद मतलब केंद्र और राज्य। आपको बताया था कि भारत राज्यों का एक संघ है, चैप्टर नंबर 7 में आप काफ़ी डिटेल से पढ़े होंगे। लेकिन एक बात ये भी मैं बताता हुआ आया था कि केंद्र को अगर देखेंगे तो अत्यधिक शक्ति दी गई है राज्यों के बनिस्पत, और ये ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? इस चैप्टर में बताया था कि देखिए अगर केंद्रीय शासन मजबूत होगी तो अखंड भारत का निर्माण जो किया गया है संविधान के द्वारा वो हमेशा बरकरार रहेगा। अगली बात देखिए राज्य की लोकतांत्रिक संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो लोकतांत्रिक संरचना, इसका मतलब आप देखेंगे किस तरह से लोकतंत्र को पिरोया गया है, बनाया गया है, किस तरह से कितनी सीटें, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। सीधा सीधा मैं कहूँ तो राज्यसभा, लोकसभा, ये सब की जो स्ट्रक्चर में बताया था उस ओर ये इशारा करता है। बेसिकली ये चैप्टर पूरा मतलब जो प्रीवियस लेक्चर है उसका समरी है एक तरह से, समझ पा रहे हैं। अगली क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय एकता। देखिए राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की पहचान। बिल्कुल हमारा संविधान हमें राष्ट्र की पहचान भी देता है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें राइट्स भी देते हैं, अधिकार भी देते हैं। अगली बात आप देखिएगा प्रक्रियागत उपलब्धि। इसका मतलब जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या उपलब्धियां हैं। देखिए सभी को शामिल करके सर्वसम्मति से निर्णय लेना ये हमारे संविधान में है। इसका मतलब अगर ऐसा अगर हमने निर्णय लिया तो ये उत्तम भी होगा और सर्वमान्य भी होगा, मतलब सभी के लिए मान्य होगा। सभी की सहमति आसान नहीं होता। इसका मतलब सबकी सहमति आसानी से नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं। फिर भी हमारे संविधान सभा में जब ऐसा विवाद होता था कि कुछ लोग एक पक्ष में, कुछ लोग एक पक्ष में, तो ऐसे में हम लोगों ने वोटिंग कराकर या अत्यधिक लोग किधर जा रहे हैं उसकी बातों को मानकर डिसीजन लिया, ताकि क्या हो, हमारा संविधान जीवंतता बरकरार रखे, बनाए रखे। अब देखेंगे संविधान की आलोचना। कुछ पक्ष ऐसा है जो संविधान का आलोचना करता है और हम ये भी चेक करेंगे कि क्या उनका आलोचना सही है, और अगर सही है तो किस हद तक सही है, और गलत है तो कैसे गलत है। तो अब देखिए संविधान की आलोचना का मैंने 5 पॉइंट बनाया है। पहला बोल रहा है कि बोला जाता है लंबा संविधान है। बिल्कुल भारतीय संविधान को बोला जाता है लंबा संविधान है, ये विश्व की सबसे बड़ी संविधान है, ये बात सत्य है। उसके बाद हमारा संविधान लंबा इस वजह से हो गया क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में विविधताएं बहुत ज़्यादा है और इन्हीं विविधता को एकता में समेटने के लिए संविधान के अलग अलग प्रावधान करते करते वो थोड़ा बड़ा बन गया। दूसरी बात, विदेशी संविधानों का प्रावधान ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों से हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑप्ट किया है। जैसे आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया, फंडामेंटल ड्यूटी
मूल कर्तव्य रशिया से लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया। तो ये सारी जो चीज़ें बोल रहे हैं कि अलग अलग देशों से हमने ज़्यादातर अपनाया है। संविधान अस्त व्यस्त है, इसका मतलब किसी खंड को आपको समझना चाहते हो तो इतने आसानी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अस्त व्यस्त इसीलिए बोल रहे हैं। चौथी बात बोल रहे हैं संविधान भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं होने का किधर को इशारा कर रहे हैं, देखिए इनका कहना है कि ज़्यादातर चीज़ें हमने यूरोपियन मुल्क से अपनाया है, पश्चिमी संस्कृति हमारे ऊपर ज़्यादा दिखता है, इसी वजह से ये बोलता है कि हमारे परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। अगली बात बोलता है कि सबकी नुमाइंदगी भी नहीं है, मतलब सभी लोगों की उपस्थिति भी यहाँ पे नहीं है। हालांकि पूरी कोशिश की गई थी हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा कि सबकी नुमाइंदगी या सबकी प्रतिनिधित्व यहाँ पे शामिल हो सके। तो हम इस आरोप को देखेंगे कि कितना ये सच है आरोप। तो पहला इसको साबित करते हैं कि गलत है या सही है। पहली बात, भारतीय संविधान आंशिक रूप से पश्चिमी है, पूर्णतः नहीं। आंशिक रूप से पश्चिमी है, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ प्रावधान हमने अपनाए जरूर हैं, ठीक है, लेकिन पूर्णतः हमारे पश्चिमी सभ्यता से उठाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि हमने बहुत सारा एडिशन किया था, खुद से भी किया, मतलब हमारी देश की परिस्थिति और हमारे देश की मांग के हिसाब से हमने संविधान को दिया है, तो पूर्णतः हमने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात क्या है, भारतीय चिंतकों की भी विश्लेषण शामिल है, इसका मतलब जितने भी भारतीय थिंकर थे उनका भी जो विश्लेषण था वो भी शामिल किया गया है, तो इसीलिए पूर्णतः नहीं है बल्कि अंशतः है। अगली बात, अस्पृश्यता की समाप्ति की बातें की गई है। बिल्कुल आप देखे होंगे आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 17 में आपका लिखा हुआ क्लियर कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। क्या ये भारतीय समाज की बात नहीं है? थी, इसका मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूर्णतः नहीं, अंशतः लिया गया था। साथ साथ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब भारत में अभी आपको पता है ना कि भारत में सभी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी लोग वोट कर सकते हैं, 18 या 18 साल के ऊपर के वोट कर सकते हैं। साथ साथ सभी के मतों का मूल्य बराबर होगा। ये बहुत बड़ी खूबसूरती होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए। तो इस तरह से मैंने पूरी पॉलिटी समाप्त किया, और इस तरह से आप अब अगर नए जुड़े हुए हैं तो पुरानी वीडियोस को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, बाकायदा प्लेलिस्ट बना के मैंने अभी तक जो पढ़ाया ह्यूमन ज्योग्राफी, साथ साथ फिजिक्स, और आज ये पॉलिटी समाप्त किया। 3 सब्जेक्ट समाप्त हो गया है और नया सेक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो है केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वीडियोस को, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी मेहनत करके बनाया गया, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये मैं जानता हूँ। अब मैं आपसे एक गुजारिश ही करता हूँ हमेशा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है मेरी राह में सिर्फ आप मददगार होंगे और सिर्फ आप ही मददगार होंगे। इसी भरोसे के साथ विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।